क्लास नाइन्थ, हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मौसर एंड क्लास नाइन्थ। मुझे मालूम है आप लोगों के स्कूल के एग्जाम्स हैं और स्कूल के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ही मैं एक क्विक रिवीजन और रैपिड रिवीजन बना रहा हूँ फ्रॉम क्लास नाइन्थ फिजिक्स साइंस पेपर आपका, ठीक है ना। तो इसके अंदर बच्चों हम लोग पहला चैप्टर तो कर चुके हैं मोशन, उसके मैंने शॉर्ट में वीडियोस भी अपलोड कर दिए हैं, वो भी एक रैपिड रिवीजन है, देख के चले आना, पेपर यहीं से बनेगा, ठीक है। उसी तरह से हम उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, फोर्स। तो बच्चों फोर्स को मैं बहुत ही अच्छे से कॉम्पैक्ट तरीके से 20-25 मिनट में पूरा फोर्थ चैप्टर आपका रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। और पेपर में सवाल यहीं से आने हैं और जो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं सवालों की सब बताऊंगा, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, दैट इज फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज जो पूछेगा, पहला सवाल सुन लो, 1 नंबर में आ सकता है, दैट इज व्हाट इज फोर्स। हमें फोर्स को डिफाइन करना है, वो उसकी एसआई यूनिट लिखनी है, स्केलर है या वेक्टर, ये तीनों चीजें जुड़कर आएंगी, ठीक है। तो चलो फटाफट बता देते हैं। तो क्लास व्हाट इज फोर्स, तो फोर्स के बारे में आप पेपर में लिख कर आओगे, इट इज पुश और पुल दैट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। तो क्लास में कोई डिटेल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, कोई डिटेल में नहीं जाना, बस टू द पॉइंट, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो पहला सवाल ये आएगा, व्हाट इज फोर्स। तो फोर्स के बारे में लिखेंगे, इट इज पुश और पुल। तो सर क्या लिखेंगे हम लोग, बेसिकली हम लिखेंगे इसमें इट इज पुश और पुल, it is push or pull, it is push or pull that produce acceleration, that produce क्या, acceleration, ठीक है सर, बात समझ में आ गई, लिख देंगे ये, ठीक है। acceleration हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, तो बेसिकली इट इज अ पुश और पुल दैट प्रोड्यूस acceleration, ठीक है। तो सर ठीक है, उसके बाद इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो इसकी एसआई यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर ये क्या बात कर रहा हूं, हमने तो न्यूटन सुना था, इसी को बोलते हैं न्यूटन, इसी को क्या बोलते हैं हम, न्यूटन, ठीक है। तो इसकी इस फॉर्मेट में भी याद रखो, इसकी एसआई यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी फॉर मास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर एक्सेलरेशन। ये सर कहां से आया, एफ इक्वल से एम ए होता है ना, तो एम फॉर मास केजी, एक्सेलरेशन विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मेट भी याद रखना, हो सकता है एमसीक्यू में ये फॉर्मेट गिवन हो, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, इसी का दूसरा नाम है न्यूटन। तो सर ठीक है, बिल्कुल 1 नंबर का हो गया। दूसरी बात तो पूछेगा फोर्स, फोर्स हमारा स्केलर है या वेक्टर है, तो बच्चों आंसर रहेगा फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसके पास वैल्यू भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है सर, बात याद रखेंगे। तो ये एक पैकेज बन गया, व्हाट इज फोर्स, इट इज पुश और पुल दैट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, रट गया सर हमें। सेकंड इसकी यूनिट क्या होती है, ये फॉर्मेट भी न्यूटन होती है, एसआई यूनिट। फिर सर अगला, इसकी एससीजीएस यूनिट क्या होती है, वो होती है डाइन, क्या होती है, डाइन, या केजी का हो जाएगा ग्राम, मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है सर। उसके बाद ये स्केलर है, वेक्टर है, तो बच्चों ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहला तो क्लास ये हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स से यहां से पहला सवाल बन सकता है, व्हाट इज फोर्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर फोर्स से ही बन सकता है नया सवाल, उसके बारे में बात करेंगे, वो पूछेगा व्हाट इफेक्ट अ फोर्स कैन प्रोड्यूस, तो यानी इफेक्ट फोर्स कैन प्रोड्यूस, वो बात करेगा इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो बच्चों क्लास में स्कूल के एग्जाम में किस तरह से आएगा, व्हाट इफेक्ट अ फोर्स कैन प्रोड्यूस, एक फोर्स क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, सवाल समझ में आ गया, आंसर क्या लिख के आओगे। पहला, वो स्पीड को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी, तो हम पहला लिख सकते हैं इट कैन इंक्रीज द स्पीड, स्पीड को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, इट कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, इट कैन डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सर इसको एक लाइन में लिख दे क्या, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल, इंक्रीज डिक्रीज को एक लाइन में ऐसे भी लिख सकते हो, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है सर, ये 2 इफेक्ट हो गए। तीसरा इफेक्ट क्या कर सकता है, इट कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है सर, ठीक है, ये तीसरा हो गया। सर एक और बता दीजिए, एक और लास्ट होगा हमारा, चेंज शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, चेंज शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। तो ये ध्यान रखना है हमें, ये 1 नंबर में सवाल बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। व्हाट इफेक्ट अ फोर्स कैन प्रोड्यूस, तो क्लास 2 सवाल हो गया, व्हाट इज फोर्स हो गया, दूसरा हो गया व्हाट इफेक्ट अ फोर्स कैन प्रोड्यूस। तो पहला इफेक्ट क्या कर सकता है, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। नंबर थर्ड, इट कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सर और कैसा सवाल आ सकता है, तीसरा सवाल स्कूल में पूछ सकता है, ये भी 1 या 2 नंबर में आएगा, 2 नंबर में आ जाएगा कि बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस के बीच में डिफरेंस लिखना होगा, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस के बीच में बच्चों क्या लिखना होगा, डिफरेंस। तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को समझते हैं क्लास। तो अगर मैं पहले बात करूं अनबैलेंस्ड फोर्स की, या पहले बात करते हैं बैलेंस्ड फोर्स की, इसकी बात करेंगे बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स। तो ये बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है सर, तो देखो बैलेंस्ड फोर्स का मतलब ये होता है बच्चों कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से एक गाड़ी है, ठीक है सर, ठीक है, और इस गाड़ी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, इधर लग रहा है F1, ये लग रहा है F2, और भी फोर्सेस लग रहे हो F3 F4, कितने भी फोर्सेस लग रहे हो।
तो एक बॉडी पर फोर्सेस लग रहे हैं F1 और F2, और ये दोनों फोर्सेस की वजह से जो टोटल फोर्स है, नेट फोर्स है, वो जीरो है, और इस बॉडी का एक्सेलरेशन भी जीरो है। इस बॉडी का एक्सेलरेशन भी कितना है? जीरो। तो हम बोलेंगे इस बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। सर इसको सिंप्लीफाई करके बताइए पेपर में कैसे लिखना है। तो तुम्हें इसमें लिखना है टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। टू, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी and its total force and total acceleration is zero, and the total force and total acceleration या net force और net acceleration on the object is zero। तो ऐसा होगा तो सारे फोर्सेस कैसे होंगे? आपस में बैलेंस्ड होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर ऑब्जेक्ट पर बैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो इसकी स्टेट कैसी होगी? तो ये ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होगा या मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दोनों बातें होंगी। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विद कांस्टेंट बच्चों कैसा? वेलोसिटी। ठीक है सर, याद रखेंगे एमसीक्यू के लिए। तो ये तो हो गया बैलेंस्ड फोर्स। सर इसके बाद अनबैलेंस्ड फोर्स की अगर हम बात करें तो अनबैलेंस्ड फोर्स के मामले में क्या है तो वो भी बताते हैं। देखो ये तो हो गया हमारा बैलेंस्ड, बहुत बढ़िया। अब बच्चों अगर अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में बात करें तो अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में इसका उल्टा करना है हम लोगों को। अनबैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। सर अनबैलेंस्ड फोर्सेस में क्या होगा? किसी ऑब्जेक्ट पर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हो, F1 लग रहा है, ये F2 लग रहा है, और भी लग रहे हो, दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हो, और उसके बाद भी बॉडी पर जो नेट फोर्स होगा वो जीरो हो, सॉरी नॉन जीरो हो, और नेट एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं हो, यानी उस पर नेट फोर्स भी हो और नेट एक्सेलरेशन भी हो। ऐसे केस में फोर्सेस जो होते हैं हमारे वो अनबैलेंस्ड होते हैं। सर इसको कैसे लिख के आएंगे? टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, दो या दो से ज्यादा फोर्सेस बॉडी पर एक्ट कर रहे हो, बट स्टिल द नेट फोर्स, नेट एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। इज जीरो नहीं, इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर ऐसा होगा तो ये फोर्सेस होंगे हमारे अनबैलेंस्ड फोर्सेस। और सर अगर अनबैलेंस्ड फोर्सेस होंगे तो उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा? या तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही होगी, या उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो रही होगी, या उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा होगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा होगा। ये तो वही बात हो गई इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। फोर्स होगा तो इफेक्ट आएगा, फोर्सेस है तो इफेक्ट आ गया। ठीक है सर, ये तीन सवाल हो गए। तो पहला सवाल कर लिया व्हाट इज फोर्स, एसआई यूनिट, स्केलर वेक्टर। दूसरा इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द फोर्स। तीसरा सवाल आ सकता है डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। सर ये तीनों हो गए। उसके बाद आगे चलते हैं। तो चलो अपनी जरा एक बार स्लाइड देख लेते हैं। तो स्लाइड में हमने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स वाला हमने इतना कर लिया। ठीक है सर, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो मोशन को डिफाइन करने के लिए न्यूटन ने कुछ लॉज दिए थे, तीन लॉ दिए थे न्यूटन्स का, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। एक एक करके बात करते हैं। ठीक है तो क्लास सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ। बच्चों अगर हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में बात करें तो बहुत ही सिंपल सा लॉ है। देखो क्या बोलता है, वो ये बोलता है मान लो मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, लेट से एक गाड़ी है। ठीक है सर, ये रही अपनी वही पुरानी गाड़ी। ठीक, अब क्लास मान लो ये कार हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ये रेस्ट पर है। ये कार हमारे पास किसमें है बच्चों? रेस्ट पर है। ठीक है सर, रेस्ट पर है। अगर ये रेस्ट पर होगी तो ये रेस्ट पर ही रहेगी, और अगर तुम चाहते हो इस गाड़ी को चलाना तो तुम्हें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी तुम्हें कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये गाड़ी अपने आप तो चलनी नहीं है, तभी ये गाड़ी अपने मोशन में आएगी, रेस्ट को चेंज करेगी। ठीक है सर। उसके बाद मान लो यही गाड़ी अभी रेस्ट पर नहीं है, अभी ये गाड़ी चल रही थी। अब ये गाड़ी क्या कर रही थी बच्चों? चल रही थी, इधर जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, चल रही थी, और तुम इसको रोकना चाहते हो, तो ऑब्वियस बात है तुम यहां पर आके फोर्स लगाओगे इस पे, है ना यार? ऐसे फोर्स लगाओगे या बोलोगे ब्रेक लगाओगे तुम, तो तुम यहां पर जब फोर्स लगाओगे तभी इसकी स्पीड कम होगी और ये रुक जाएगी, है ना? तो इसका मतलब अगर मुझे इसके यूनिफॉर्म मोशन, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना, जब वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? कांस्टेंट होती है। इसको याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है। तो उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। तो यानी अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट के यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करना है तब भी फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर इस गाड़ी को रोकना है तो इधर से फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर इस गाड़ी की रफ्तार बढ़ानी है तो इधर से पीछे की साइड से यहां से फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी अगर इस 10 मीटर पर सेकंड को ज्यादा करना है या कम करना है मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा।
यानी इसके यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने के लिए फिर किसकी जरूरत पड़ेगी, फोर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इसी को उसने न्यूटन ने फर्स्ट लॉ के अंदर कैसे बोला, तुम पेपर में कैसे लिख के आओगे, सर हमें काम की बात बताओ जल्दी से, बस एक हम इसको लिख कर कैसे आएंगे, तो तुम लोग इसको ऐसे लिख कर आओगे कि एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन सो, वो वैसे ही रहेगा अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स या अनलेस अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। जब तक तुम एक अनबैलेंस्ड फोर्स यानी एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, ना रेस्ट चेंज होगा ना यूनिफॉर्म मोशन चेंज होगा। इसे अपने शब्दों में लिख देना है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ रिलेट करता है इनर्शिया से, तो अगला तो एक तो ये लिखने को आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूटन का फर्स्ट लॉ लिखने को, लेकिन आ सकता है, हम लिख देंगे, ठीक है। अब यहीं से दूसरी चीज निकल कर आती है इनर्शिया। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से एक दूसरी चीज हमें समझनी होगी, इनर्शिया। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आते हैं। अब सर इनर्शिया से रिलेट करते हुए मुझे सारे सवाल बता दो, एक भी गलत नहीं होना चाहिए पेपर में। आओ बता देते हैं सारे क्या क्या सवाल आएंगे, ठीक है। सबसे पहला सवाल ये आएगा कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है। डायरेक्ट सवाल सुनो, तो पहले याद रखना इनर्शिया डिपेंड करता है बॉडी के मास पर। ये एमसीक्यू बता दिया मैंने तुम्हें 1 नंबर का। लो, किस पे डिपेंड करता है, बॉडी के मास पे। मतलब सर अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा होगा तो उसके पास इनर्शिया भी ज्यादा होगा, और अपोजिट भी है, मास कम होगा तो इनर्शिया कम होगा। ठीक है सर, ध्यान रखेंगे। दूसरा सवाल यहां से आएगा कि इनर्शिया को डिफाइन करना है हमें 1 नंबर में। इनर्शिया को डिफाइन कर दो 1 नंबर में, तो बिल्कुल कर देते हैं सर। सुनो कैसे करना है। अब इनर्शिया क्या कहता है, अगर पहले सुनो, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ठीक है सर, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, चला जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है सर, वो ऐसा ही रहेगा। रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। अगर तुम इसके स्टेट को चेंज करने की कोशिश करोगे तो ये उसका अपोज करेगा, उसे रेजिस्ट करेगा। सर और तरीके से समझाइए। ऐसे समझ लो सुबह के 6 बज रहे हैं और तो कोई तुम्हें उठाने के लिए आ जाए, तुम सो रहे थे बड़े घोड़े बेचकर, उठो भाई सुबह के 6 बज गए, तो तुम क्या करते हो, तुम रेजिस्ट करते हो, नहीं मुझे नहीं उठना, मैं नहीं उठ रहा, मैं नहीं जा रहा, अभी मुझे नींद आ रही है, सोने दो, रात मैंने बहुत पढ़ाई करी है 2-3 बजे तक। तो ये सब जो तुम बोल रहे हो, तुम रेजिस्ट कर रहे हो। क्यों रेजिस्ट कर रहे हो, मैं सो रहा था, मैं सोते रहना चाहता हूं। तो ये जो रेजिस्ट कर रहे हो, क्यों, क्योंकि कोई तुम्हारे सोने को डिस्टर्ब करने आया है। तो बस ऐसे ही होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और कोई उसको चेंज करने के लिए आता है, कोई यूनिफॉर्म मोशन में है और कोई उसको चेंज करने के लिए आता है, तो बॉडी रेजिस्ट करती है, कहती है मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, है ना। तो यही चीज हमारी कहलाती है इनर्शिया। सर बहुत बढ़िया बात भी समझा दी आपने बहुत सिंपल शब्दों में। अब जरा बता दिए लिख के कैसे आना है। तो लिख के आना है, अ बॉडी अपोज एनी चेंज इन इट्स state of rest or uniform motion due to its mass, and this property is called inertia. कोई भी बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन के चेंज को अपोज करती है, और वो क्यों करती है, बिकॉज ऑफ इट्स मास, एंड दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। सर बहुत बढ़िया, हिंदी में बहुत अच्छे से सुन लिया, ऐसे लिखे आएंगे कि अगर रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म मोशन में है, कोई चेंज करने आएगा तो वो बॉडी उसका अपोज करेगी, एंड दैट अपोज इज बिकॉज ऑफ इट्स मास, और हम ये लिख कर आएंगे 1 नंबर मिलेंगे हमें, इनर्शिया हो गया। अगला डिफाइन के साथ जुड़कर आ सकता है 3 नंबर में सवाल, कैसे आएगा, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इसके साथ आ जाएगा ऑल्सो डिस्कस टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, चलो और टाइप्स ऑफ इनर्शिया भी बता देते हैं, क्या दिक्कत है। अब टाइप्स ऑफ इनर्शिया बच्चों 3 तरह का होता है। सर 3 कैसे, सुनो, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा, तुम ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने गए, सोते हुए को उठाने गए, या जागते हुए मौज मस्ती भी करने वाले को सुलाने के लिए गए, ठीक है, तो तुम उसके पास जाओगे तो किस स्टेट में मिलेगी बॉडी, या तो रेस्ट पर होगी या यूनिफॉर्म मोशन में होगी, या कैसे मोशन में होगी, यूनिफॉर्म मोशन में होगी, ठीक है, चल रही होगी, या तुम उसके डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करो, सीधे सीधे जा रहा था तुम बोलो लेफ्ट जाने लगे बॉडी, है ना। 3 चीजें कर सकते हो तुम। तो इसी तरह से टाइप्स ऑफ इनर्शिया भी 3 टाइप का होगा। टाइप्स ऑफ इनर्शिया भी बच्चों कितने टाइप का होगा, 3 टाइप का होगा। पहला होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा होगा इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा होगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो अगर किसी के बॉडी रेस्ट पर है, उसको चेंज करने गए हो, बॉडी ने अपोज किया है, तो इस तरह के इनर्शिया को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर तुम बॉडी के पास गए, वो यूनिफॉर्म मोशन में थी और तुम उसके यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करना चाह रहे हो, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन।
अगर बॉडी राइट स्ट्रेट मूव कर रही थी और तुम उसके पास गए और तुम उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करना चाहते हो, वर्ड सुन लो, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सर बहुत बढ़िया, ये भी समझ में आ गया। सर और क्या सवाल आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, यहां से आएगा। और ये आ सकता है कि इन तीनों टाइप्स को एक्सप्लेन करो, टाइप्स को एक्सप्लेन करो विद एग्जाम्पल, विद एग्जाम्पल। अब क्लास देखो बहुत ही बढ़िया करके एक एग्जाम्पल बताऊंगा, सब एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है। पहले देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को कैसे करोगे। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में तुम ये बोलोगे, तुम एक बस में बैठे हो और बस रुकी हुई थी, ड्राइवर ने बस को अचानक से चला दिया, तो तुम्हारे रेस्ट को चेंज करने की कोशिश करी उस बस ड्राइवर ने, तो तुम अचानक से कहां जाते हो, पीछे की तरफ। होता है ना, गाड़ी एकदम आगे चलती है, हम पीछे की तरफ जाते हैं, बस दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सर कितना आसान है, बिल्कुल आसान है। तो कैसे लिखोगे, ऐसे शब्दों में लिख देना कि एक पैसेंजर था, वो बस में बैठा था, बस रेस्ट पर थी, तो उसने ड्राइवर ने अचानक से बस को चलाना शुरू करा, मोशन में लाया, तो हमारा रेस्ट डिस्टर्ब हुआ, तो बॉडी ने अपोज किया, इसीलिए हम पीछे की तरफ गए, एंड दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है सर, लिख देंगे बना के शब्दों में। दूसरी चीज, दूसरा वही पूछेगा कि व्हाट इज इनर्शिया ऑफ मोशन, तो उसको बोलना हम बस में बैठे थे, बस स्ट्रेट रोड पर जा रही थी सीधी सीधी, अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, और जैसे ही ब्रेक लगाया हम आगे की तरफ गिरे, आगे की तरफ गए, तो ये टाइप जो होता है दिस इज इनर्शिया ऑफ मोशन। तो हम किस पे थे, यूनिफॉर्म मोशन। बस के ड्राइवर ने ब्रेक लगा के हमारे यूनिफॉर्म मोशन को चेंज किया, तो हमारी बॉडी ने अपोज किया, और कैसे अपोज किया, हमें आगे की तरफ पुश करके। ठीक है सर, लिख देंगे। तीसरा सर, तीसरा आता है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, वो भी देखो यहीं से आता है। वो कैसे, बस स्ट्रेट रोड पे जा रही थी, अचानक से उसने राइट टर्न लिया ऐसे करके, तो जब वो राइट टर्न लेती है तो हम इधर की तरफ गिरते हैं, अपोजिट साइड। और बस अगर लेफ्ट साइड जाती है तो हम राइट साइड खिड़की की तरफ चले जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो बस इसी को लिख देना, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बच्चों बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, बस एक ही बस के अंदर तीनों एग्जाम्पल है। चलती हुई बस, तुम रुके हुए थे, बस चलने लगी, पीछे गए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बस चल रही थी, तुम आगे गए, इनर्शिया ऑफ मोशन। बस सीधे जा रही थी, लेफ्ट टर्न लिया, तुम राइट साइड चले गए, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बस सर और क्या पूछ सकता है इनर्शिया से, तो इनर्शिया किसका कॉन्सिक्वेंस है, फर्स्ट लॉ, न्यूटन का कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ। सर और क्या पूछ सकता है, मास को ज्यादा करोगे तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा। ठीक है, बस इतना आएगा इनर्शिया से। ठीक है, कर जाना अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूटन्स के लॉस कर रहे थे। फर्स्ट लॉ हमने अच्छे से कर लिया, उसमें इनर्शिया को कर लिया। बच्चों पक्का इनर्शिया से सवाल आ रहा है, करके चले आना, सुन के चले आना, बस लिख के दोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें करना है बच्चों, दैट इज न्यूटन्स का सेकंड लॉ। न्यूटन्स के सेकंड लॉ के अंदर एक टर्म यूज होगा मोमेंटम, और ये हाईली इंपॉर्टेंट है, यहां से कुछ ना कुछ आ रहा है 100%। 100% किसी भी स्कूल के एग्जाम में पेपर होगा, स्कूल के अंदर पेपर होगा, आएगा। ठीक है, दैट इज मोमेंटम। तो चलो बात करते हैं मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम, ठीक है, तो बच्चों मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेंगे पी से। बच्चों मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से। तो सर बताइए जल्दी से इसके बारे में, पहला सवाल क्या आएगा यहां से, तो सुनो पेपर आउट करता हूं। मोमेंटम का पहला सवाल जो आएगा, मोमेंटम का पहला सवाल आएगा इसी को डिफाइन करने को, कि डिफाइन करो मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, डिफाइन के साथ इसकी एसआई यूनिट लिखो। फिर पूछेगा इसके साथ स्केलर है कि वेक्टर है, स्केलर है या वेक्टर है, ये पूछेगा। सर कर देते हैं, क्या दिक्कत है। सबसे पहले डिफाइन कैसे करेंगे, देखो डिफाइन के लिए फॉर्मूला लिख देंगे, P इक्वल्स एम वी, ये इसका फॉर्मूला होता है। सर बहुत बढ़िया, P कौन है सर, P फॉर मोमेंटम, P फॉर कौन, मोमेंटम। ठीक है सर, M फॉर मास, V फॉर वेलोसिटी। सर बहुत बढ़िया, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, मास की यूनिट किलोग्राम, मोमेंटम की क्या हो जाएगी तो बता दो, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। तो लोग एक आंसर तो ये आ गया, पक्का आ रहा है क्लास, 100% किसी न किसी स्कूल में मिल रहा है। ठीक है, तो मोमेंटम यूनिट क्या हुई, केजी मीटर पर सेकेंड। सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन करने के लिए यहीं से लिख दोगे, इट इज मल्टीप्लीकेशन या इट इज प्रोडक्ट, इट इज प्रोडक्ट ऑफ, इट इज प्रोडक्ट ऑफ, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वही हमारा मोमेंटम होगा। तो ठीक है, एक सवाल तो यार है। उसके बाद अगला पूछेगा इट इज स्केलर और वेक्टर, तो बच्चों इसका आंसर है ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर, यानी इसके पास डायरेक्शन होगी। तो सर इसकी डायरेक्शन क्या होती है, जो वेलोसिटी की होती है,
सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। सर बहुत बढ़िया, सर बहुत बढ़िया बच्चों, ये आ रहा है, सब ध्यान से समझ लो, ठीक है। लिख दिया, मिलेगा जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, अच्छे से करके चले आना। मोमेंटम डिफाइन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड, स्केलर वेक्टर, वेक्टर डायरेक्शन सेम एज वेलोसिटी। सर रट दिया, बहुत बढ़िया। तो ये रट दिया तो समझ लो 2-3 नंबर पक्के हो गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं यहाँ पर, इसका सेकंड लॉ में क्या यूज है सर, और क्या आ सकता है इसमें, हाईली इंपॉर्टेंट। यहां से बच्चों बनेगा एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल किस टाइप का बनेगा, चलो यही स्लाइड पे बताता हूँ, थोड़ा छोटा करके इसको कहीं साइड में भेजते हैं, ठीक है क्लास। ये आ गया हमारा इस तरह। चलो अब इसका हम बच्चों यहाँ पे फटाफट करते हैं, दैट इज इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल क्या पूछेगा, तो देखो मैं इसको शब्दों में नहीं लिख रहा, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। देखो क्या पूछेगा, हमारे पास बोलेगा एक ऑब्जेक्ट है सर, बहुत बढ़िया, जिसका मास दे देगा, मास दे देगा लेट से 10 ग्राम है, 10 ग्राम है, और वो कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, लेट से 54 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। फाइंड द मोमेंटम, फाइंड द मोमेंटम। थोड़ा परेशान करने के लिए क्या करेगा, पहली चीज उसने देखो मास को ग्राम में दे दिया, तुम्हें परेशान कर रहे हैं, और किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करवाएगा किसमें, मीटर पर सेकंड में करवाया जाएगा आपसे, ठीक है। तो चलो बच्चों करते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है सर, P = m/v होता है सर, बहुत सिंपल है, ठीक है। लेकिन सर प्रॉब्लम है, मास को जरा कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मास किसके बराबर है, 10 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में करोगे डिवाइड बाई 1000 होगा सर, बिल्कुल होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो मास आ जाएगा 1/100 किलोग्राम। वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 54 किलोमीटर पर आवर, इसको करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो ये हो जाएगा 54, किलोमीटर को करेंगे 5/18, तब होगा मीटर पर सेकंड। 18 कितने टाइम चला गया, 8-3, यानी v आ गया 15 मीटर पर सेकंड। ये मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड, तो 5/18 होता है सर, ठीक है। तो यहां से अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो मास कितना है हमारे पास 1/100, 1/100, और वेलोसिटी कितनी है 15, तो ये आ जाएगा 0.15 kg मीटर पर सेकंड। दिस इज अवर मोमेंटम। क्लास इस टाइप का सवाल बहुत चांसेस है आपको मिलेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला होगा P = m/v। बस ध्यान रखना मास की यूनिट, वेलोसिटी की। फिर बोल रहा हूं यूनिट का ध्यान रखना, घर पे आके अफसोस मत करना कि सर हमने ध्यान से नहीं देखा, ग्राम था या किलोमीटर पर आवर था, देख लेना ध्यान से, ठीक है। तो इस टाइप का सिंपल सवाल आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ठीक। एक सवाल ये ऐसा भी आ सकता है बच्चों 3 नंबर में, देखो क्या आएगा, बल्कि चलो मैं इसको पहले न्यूटन का सेकंड लॉ कराता हूं, फिर कराऊंगा, ठीक है। तो क्लास अब हम चलते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की तरफ, हाईली इंपॉर्टेंट है और यहां से डेरिवेशन भी आता है, हमें इक्वेशन डेराइव करने को आती है, F = ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पूरा सेकंड लॉ बता देता हूं अच्छे से। तो अब हम बात करेंगे बच्चे न्यूटन का सेकंड लॉ, सेकंड लॉ कौन सा लॉ बच्चों, सेकंड लॉ। अब देखो बच्चों सेकंड लॉ क्या बोलता है, हाईली 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 इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है बच्चों, बहुत ध्यान से सुन लो, पक्का आ रहा है स्कूल के एग्जाम में, न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ में क्या लिखना है, तो सबसे पहले आएगा व्हाट इज न्यूटन का सेकंड लॉ, डिफाइन न्यूटन का सेकंड लॉ, राइट द स्टेटमेंट फॉर सेकंड लॉ। तो स्टेटमेंट में लिख के आओगे, जो भी अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, बहुत अच्छे से लिखना है, जो भी अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो भी अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, द अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये वर्ड याद रखना है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम है या चेंज है, पहली बात तो वर्ड क्लास ही नोट कर लो, यहां पर चेंज है, मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम का चेंज है। और ये वर्ड रेट, जब भी फिजिक्स में रेट वर्ड आ जाए तो इट मींस डिवाइडेड बाय टाइम। वो चीज किससे डिवाइड हुई है, टाइम से। कौन टाइम से डिवाइड हुआ है, मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करना है। बहुत बढ़िया सा, समझ में आ रही है बात। तो अनबैलेंस फोर्स को F बोल दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चेंज इन मोमेंटम, क्लास घबराना नहीं है बिल्कुल, इसको ऐसे लिखते हैं, डेल्टा P अपॉन टाइम, टाइम को खाली T लिख सकते हो, डेल्टा T लिख सकते हो, तो यहां पे टाइम लिख लो ऐसे T। क्लास सर घबराहट हो रही है, क्या बना दिया ट्राइंगल सा, फिर बोल रहा हूँ घबराना नहीं है बिल्कुल, ये ट्राइंगल से बिल्कुल नहीं घबराना है, हायर क्लासेस में भी काम आएगा। जब भी ऐसा ट्राइंगल बनाओ, ये LV का वो बन गया लोगो, अपना लर्नर्स वर्ल्ड का लोगो है ना, ये अल्फा बीटा गामा है ना, तो जब भी ये ट्राइंगल सा आ जाए तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। क्यों नहीं घबराना है, इस ट्राइंगल का मतलब होता है चेंज, चेंज का मतलब ट्राइंगल। तो मैथ्स में जब भी वर्ड चेंज होता है ट्राइंगल से दिखाते हैं। सर ठीक है, आज क्लियर हुआ है जाके,
कोई बात नहीं, प्रोपोर्शनैलिटी। अब डेल्टा पी क्या है? चेंज, तो चेंज फाइंड करना है। चलो अब इसको आगे लेके चलते हैं क्लास। तो ये हमारे पास आ गया। अगर हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, एक कांस्टेंट आ जाएगा के डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है क्लास, एसआई यूनिट में के की वैल्यू 1 होती है, तो फोर्स बराबर आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। सर नीचे क्यों डेल्टा लगा दिया? लगा सकते हैं क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, लो हटा दिया टी, और ये भी कितना टी, बल्कि लगा लो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा लगेगा। देखो ऊपर भी डेल्टा नीचे भी डेल्टा, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है? चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम या चेंज इन टाइम। ठीक है सर, ये याद रखेंगे। तो ये हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है। सर एक बार बता दो जल्दी से कैसे लिख कर आना है, मैं रट लूंगा। ऐसे लिख कर आना है तुम्हें, द अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और ये पूरा लिख देना है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब यहां से क्लास या तो सिर्फ ये आ जाएगा लिखने को एक नंबर में, या यहां से क्या कहेगा वो तुमसे यहां पर बोलेगा कि तुम इसका डेरिवेशन भी कर दो, और डेरिवेशन ये कर दो कि एफ इक्वल्स एम ए प्रूफ कर दो। एफ इक्वल्स क्या प्रूफ कर दो बच्चों? एम ए। तो चलो एफ इक्वल्स एम ए प्रूफ कर लेते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे एफ इक्वल्स एम ए कैसे प्रूफ करेंगे, तो अब यहीं से आगे आएगा टू प्रूव, इसी में जोड़ेगा सवाल। एफ इक्वल्स एम ए 5 नंबर में आ सकता है, इसलिए एफ इक्वल्स एम ए विद न्यूमेरिकल, एफ इक्वल्स एम ए, ये प्रूफ करना है। बहुत ध्यान से देखना है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले एक डायग्राम बना लेंगे। ठीक है सर, बना देंगे डायग्राम, क्या दिक्कत है? तो लो डायग्राम बनाते हैं। उसके बाद क्लास हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है सर, एक ऑब्जेक्ट है, अभी बन जा भाई, नहीं बनना चाह रहा, अब बनेगा। एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है क्लास, ठीक है, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्लास हम यहां पर क्या करेंगे, लेट से इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u। क्लास बहुत ही आसान तरीके से कराऊंगा, ध्यान से देखना है, 2 नंबर है। फाइनल वेलोसिटी है v, एक्सेलरेशन कितना है a, फोर्स कितना लगा इस पर f। ठीक है, ये सब हमें गिवन है, और इसमें टाइम कितना लगा t। ठीक है सर, ये सब गिवन है। इसी डायग्राम को कंसीडर में लिख कर आओगे। सर कैसे लिखेंगे? तो हम लिखोगे कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, इनिशियल वेलोसिटी u, let final velocity is v, a is the acceleration, f is the force, t is the time। बस जो है सबका नाम लिख देना। उसके बाद क्या करना है हमें यहां पर आगे बच्चों, यहां पर हमें सबसे पहला काम, अगर तुम यहां ध्यान से देखो तो हमें चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है। चेंज इन मोमेंटम, ठीक है सर, मोमेंटम का चेंज फाइंड करना है। तो मोमेंटम का चेंज क्या होगा खुद सोचो। तो भाई चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। भाई मेरे पास 10 रुपए थे, फिर उसमें कहीं से मुझे पैसे मिल गए, मेरे पास 30 हो गए, तो कितना चेंज हुआ? सर 20 रुपए का चेंज हुआ। कैसे निकाला? 30 माइनस 10, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब होता है चेंज। तो सबसे पहले हम बच्चों यहां पे फाइंड कर लेंगे बहुत तेजी के साथ इनिशियल मोमेंटम। क्या फाइंड करेंगे? इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम पी इनिशियल विल बी m इंटू यू, मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है। सर बिल्कुल ठीक है। फिर हम फाइंड करेंगे फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या होता है सर? m इंटू वी हो जाएगा, बहुत सिंपल है। फिर हम फाइंड करेंगे चेंज इन मोमेंटम। सर चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा पी फाइंड करेंगे। वो डेल्टा पी क्या होगा हमारे पास? फाइनल माइनस इनिशियल। सर ये लिखा हुआ है, तो डेल्टा पी आ जाएगा व्हाट इज फाइनल? एम वी। व्हाट इज इनिशियल? एम यू। इनिशियल विल बी एम यू। तो यहां से डेल्टा पी आ जाएगा, m कॉमन ले लेंगे, v माइनस यू आ जाएगा। सर ठीक है, इक्वेशन थर्ड बोल देंगे। अब क्लास यहां तक तो तुम लिख चुके थे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे डेल्टा पी की वैल्यू। तो हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड लॉ, फ्रॉम सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग f बराबर होगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना है? एम वी माइनस यू अपॉन टाइम टी। टाइम कितना लगा था? टी। टाइम का कितना चेंज है? टी। सर ये तो देखा देखा लग रहा है, ये वाली चीज देखो ध्यान से, v माइनस यू अपॉन टी, क्या ये एक्सेलरेशन नहीं होता? तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? v माइनस यू अपॉन टी। सर बिल्कुल होता है, पिछले वाले आपने लेक्चर में भी हमें बताया। तो इसकी जगह a लिख दूंगा, तो यहां पे एकदम से तुम ध्यान से देखो, आंसर आ जाएगा f इक्वल्स एम ए, और यही हमें प्रूव करना था, f इक्वल्स एम ए, f इक्वल्स एम ए। तो क्लास ये हाईली इंपॉर्टेंट है, f इक्वल्स एम ए अगर प्रूफ करने को आ जाए। ठीक है, तो अगर ये प्रूफ करने को आता है तो बिल्कुल कर देंगे, यहां से स्टार्ट कर लेंगे।
सेकंड लॉ को लिखेंगे लैंग्वेज में, यहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ के बाद डायग्राम बनाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे पूरा, यहाँ पर हम फाइनली पहुंच जाएंगे एफ इक्वल्स एम ए की तरफ। होप सो यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस हम अपने लास्ट में पहुंच गए। अब मुझे एक दो न्यूमेरिकल कराने हैं, ये चैप्टर में से इतना ही आपको करके जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास क्या आ सकता है, न्यूटन का हमने सेकंड लॉ कर लिया अच्छे से, और एफ इक्वल्स एम ए को भी डेराइव कर लिया। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल से पहले मैं न्यूटन का थर्ड लॉ बता देता हूँ। थर्ड लॉ तो बहुत ही सिंपल है, भाई किसी ने हमें घूसा मार दिया, किसी ने हमें घूसा मारा तो हम भी उससे घूसा मार देंगे, यानी उसने हमारे ऊपर एक्शन किया तो हम उसके ऊपर रिएक्शन कर देंगे, यानी हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, यानी फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बच्चों हम बात करते हैं थर्ड लॉ के बारे में। थर्ड लॉ, तो क्लास थर्ड लॉ के बारे में जब हम बात करेंगे तो थर्ड लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट क्या है, रिएक्शन एक्शन, जब एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा, और ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं। सर और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। मान लो मेरे पास दो बॉडी है, इस बॉडी का नाम ए, इस बॉडी का नाम लेट्स से बी। ए ने बी पे फोर्स लगाया एफ, तो बी भी ए पर फोर्स लगाएगा एफ। दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम होगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये लेफ्ट साइड लग रहा है तो ये किधर लगेगा, राइट साइड, लेफ्ट राइट। तो अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये है न्यूटन का थर्ड लॉ, बहुत सिंपल सा, कि फॉर एग्जांपल मैं इस सामने रखे हुए कैमरे को खींच रहा हूं तो कैमरा मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, हम दोनों एक दूसरे पे एक्शन रिएक्शन लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स का थर्ड लॉ। यहां पर एक बात नोट करने की है जो एमसीक्यू में पूछ सकता है, क्या एक्शन रिएक्शन एक ही बॉडी पर लगते हैं? नो, ये बॉडी नंबर 1 था एंड दिस इज बॉडी नंबर 2। तो एक्शन रिएक्शन कभी भी एक बॉडी पर नहीं लगते हैं, ये हमेशा डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं, ठीक है सर, ये सब याद रखेंगे। तो हमने यहाँ न्यूटन्स के तीनों लॉ कर लिए हैं, लगभग चैप्टर का थ्योरी पार्ट हमने पूरा कर लिया है विद न्यूमेरिकल ऑन मोमेंटम। अब यहां पर एफ इक्वल्स एम ए पे जो न्यूमेरिकल आ सकते हैं मैं सारे बता देता हूं, ठीक है, बस 5 मिनट में सारी चीजें। तो देखो मैं कितने अच्छे तरीके से तुम्हें बताता हूं, एफ इक्वल्स एम ए, इस पे सवाल कैसे कैसे पूछेगा सब बता दूंगा, इससे बाहर आएगा ही नहीं। देखो क्या करेगा, पहले नंबर 1 पे, पहले नंबर फर्स्ट में ऐसा हो सकता है पेपर में एक सिंपल सवाल आ जाए, वो बोलेगा एक ऑब्जेक्ट है, सर बहुत बढ़िया, एक ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स लगा 10 न्यूटन का, सर बहुत बढ़िया, उसका एक्सेलरेशन था लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सर बहुत बढ़िया, उसका मास बता दो। शब्दों में तो पढ़ के समझ लोगे, फोर्स लग रहा है यूनिट से पहचान लेना, न्यूटन का मतलब है फोर्स लगा है और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब एक्सेलरेशन है, मास पूछा है। तो सिंपल सॉल्यूशन क्या बनेगा सर, एफ इक्वल्स एम ए, बिल्कुल बताओ एफ कितना है 10, एम पता नहीं, व्हाट इज ए 2, कैंसिल हो गया, तो एम कितना आ गया बच्चों 5 kg आ गया। लो बहुत बढ़िया, सिंपल हो गया, फ्री के नंबर मिलेगा, एमसीक्यू में मिल जाएगा, बहुत ही आसान है। सर और थोड़ा कैसे घुमा के, सर हमारे स्कूल में तो आसान बनता नहीं है, बहुत मुश्किल पेपर आता है, और बताओ कैसे पूछेंगे घुमा के। तो देखो उसमें ये बोला जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, एक गाड़ी है, ऑब्जेक्ट है, कुछ भी बोल देगा, पेपर में लिखा होगा ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था इनिशियली, फाइनल वेलोसिटी हो गई इसकी 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा उसके बाद वो बोलेगा इसमें जो टाइम लगा वो लगा 5 सेकेंड, कोई बात नहीं, इस बॉडी का मास दे देंगे दैट इज 10 kg, कोई दिक्कत नहीं, बताओ इस पे फोर्स क्या लगेगा, एफ पूछ लिया जाएगा। सर ये कैसे न्यूमेरिकल करा रहे हो सर, आज तक तो ऐसे देखे नहीं, बेटा रिवीजन है, रैपिड, शब्दों में नहीं लिख रहा, तो शब्दों में लिखकर तुम ढूंढ सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर कि तुम ढूंढ लोगे। कैसे ढूंढ लोगे, इनिशियल वेलोसिटी नहीं जानते 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी v पता है, टाइम कितना 5 सेकंड, मास कितना 10 किलो, फोर्स पूछ रहे हैं, ठीक है सर करेंगे, क्या दिक्कत है। तो एफ इक्वल्स क्या होता है सर एम ए, तो सर यहां पर फोर्स पूछा गया है हमसे, बिल्कुल पूछा गया है, लेकिन सर यहां पर मास तो पता है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं पता, तो क्या दिक्कत है, निकालेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है v माइनस यू अपॉन टी। अरे सर v भी पता है, u भी पता है, t भी पता है, ओहो एक स्टेप आगे ले गए, एक स्टेप आगे। तो यहां से v कितना है देखो 25 है, बहुत बढ़िया सर, u कितना है 10 है, सर बहुत बढ़िया, t कितना है 5, तो 25 में 5 गए 10 गए 15, 5 क्या 3 आ गया, सर बिल्कुल आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पे फोर्स निकाल लो, m कितना है 10,
और ए कितना है 3, तो बताओ 30 न्यूटन नहीं आ गया? सर आ गया। तो एक स्टेप अगर आगे ले जाए तो छोड़ेंगे थोड़ी ना, करके आएंगे सवाल को। ये आ गया आंसर। सर बहुत बढ़िया। और बताइए सर, एक सवाल ऐसे पूछा जा सकता है, देखो उसमें ये बोला जाएगा कि यहां पर एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, गाड़ी है, ठीक है, मास कितना 2 kg। सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। ये जा रहा था, इनिशियल वेलोसिटी देखो इस बार 54 किलोमीटर पर आवर में दे दिया, और ये कुछ चलने के बाद रुक गया। स्टॉप्स, स्टॉप्स, स्टॉप्स का मतलब सोचो वी क्या होगा। कुछ चलने के बाद रुक गया। सर कितना चलने के बाद रुका वो भी गिवन है, लेट्स से 100 मीटर, 100 मीटर। अब सर ये क्यों रुका होगा, सोचो। अगर मैं किसी ब्लॉक को ऐसे धक्का दे दूं तो कुछ दूर चलने के बाद वो रुक जाता है। हाँ सर रुक जाता है। क्यों रुक जाता है बताओ? क्योंकि ग्राउंड उस ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। तो बताओ, फ्रिक्शन, ब्लॉक आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? पक्की बात है सर, फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, ये फ्रिक्शन। अब बोलेगा इसे कैलकुलेट करो, फाइंड द फ्रिक्शन। सर निकाल देंगे, फ्रिक्शन एक फोर्स ही तो है, और फोर्स बराबर है एम ए, फोर्स इक्वल्स एम ए, तो यानी यही इक्वेशन से आया है एफ इक्वल्स एम ए। लेकिन सर मास हमें पता है सर बिल्कुल 2 kg। सर एसेलरेशन नहीं, फिर गायब कर दिया, तो फिर एसेलरेशन निकालेंगे। तो सर यहां पर एसेलरेशन कैसे निकलेगा? तो यहां एसेलरेशन निकलेगा थर्ड इक्वेशन। एक बात याद रखना, चल के रुकना, 9th में बता रहा हूं, 11th में भी काम आएगी, नीट जेई सब जगह काम आएगी। जब भी ऑब्जेक्ट चल के रुके, चलता हुआ ऑब्जेक्ट रुके, तो जनरली थर्ड इक्वेशन के बारे में ही सोचना है, चल के रुके। तो चल के रुकने थर्ड इक्वेशन होता है सर u स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है सर। बहुत बढ़िया सर। फाइनल रफ्तार कितनी है? स्टॉप 0। सर 0 का स्क्वायर, u कितना है? सर u के साथ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम होगी u के साथ? किलोमीटर पर आवर है। इसको क्या मीटर पर सेकंड में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे? सर 54 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, बिल्कुल कर देंगे। 18 कितना? 3 टाइम्स, तो ये तो 15 मीटर पर सेकंड हो गया। तो सर ठीक है, आ गया 15। तो चलो 15 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2, एक्सेलरेशन पता नहीं, s कितना है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट ये ऐसी तो है 100 है। तो क्लास ये आ जाएगा हमारे पास, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 5, ये रहा 15 का स्क्वायर। इसको इधर लाओगे तो माइनस में आएगा, और ये किसके बराबर बचेगा? 200। भाई देखो 2 की 100 से करोगे 200 नहीं होगा? बिल्कुल होगा a। तो यहां से a मिल जाएगा हमें -225/200। सर ठीक है, मिल गया, मिल गया, ठीक है। तो ये आप इसको सॉल्व कर लेना, 25 से कैंसिल कर लो, 25 से, 25 से कैंसिल हो, 4 4 8 9, और ये 4 4 8, तो a बराबर आ जाएगा माइनस का 9/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सर क्या आंसर आ गया? बिल्कुल आ गया। देखो आंसर कैसा आएगा, f इक्वल से एम लगा दो, तो f कितना है, वो m कितना है 2, और a लिख दो -9/8, तो ये हो जाएगा 4। तो f बराबर आ जाएगा माइनस का 9/4 न्यूटन। ये हमारा फाइनल आंसर है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ले दे के बच्चों कर क्या रहे हैं? कर ये रहे हैं पेपर में कि एक्सेलरेशन को कभी डायरेक्ट दे दे रहे हैं, ये रहा, कभी डायरेक्ट ना देकर फर्स्ट इक्वेशन से निकलवा लिया, कभी डायरेक्ट ना देकर थर्ड इक्वेशन से निकलवा लिया। तो हिम्मत नहीं हारनी है, पेपर आएगा अच्छे से कर देना है। बस लास्ट में एक सवाल और कर लेना है, और फिर हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं, ठीक है। तो लास्ट में क्या करना है, देखो वो भी सिंपल है। मान लो इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट दे रखा है हम लोगों को, एक ऑब्जेक्ट है, एक गाड़ी है, ठीक है सर। इनिशियली मूव कर रही थी लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड। सर बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं हमें। फाइनल वेलोसिटी उसकी हो गई v 30 मीटर पर सेकेंड। सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका मास दे रखा है 2 kg, बहुत बढ़िया सर। अब एक एक करके चीजें पूछेगा। देखो पहली चीज क्या पूछ रहा है, व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, तो m इंटू यू कर देंगे सर। दूसरा पूछेगा व्हाट इज फाइनल मोमेंटम, सर m इंटू वी कर देंगे। थर्ड पूछेगा व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, सर क्या दिक्कत है, अभी कराया तो है आपने, डेल्टा पी। फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देंगे, माइनस करना आता है हमें। फिर पूछेगा फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। सर ऑब्जेक्ट पे फोर्स कैसे निकालेंगे, वो तो सर अपना होता है चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर देंगे। मान लो इसमें जो टाइम लगा वो लगा 10 सेकेंड, कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड। तो ये सवाल आ सकता है 5 नंबर में। पता कैसे आएगा 5 नंबर में? सुनो, पहला आएगा व्हाट इज फोर्स एसआई यूनिट एंड स्केलर वेक्टर, या न्यूटन्स का सेकंड लॉ लिखो स्टेटमेंट, और उसके नीचे ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। 5 नंबर में ऐसे सवाल पूछ लेगा। सर फ्री के नंबर है, बताओ m कितना है 2, u कितना है 10, तो कितना आ गया 20 kg मीटर पर सेकेंड। यूनिट याद रखा करो क्लास, यूनिट याद रहनी चाहिए। 2 व्हाट इज रफ्तार 30, कितना हो गया 60 kg मीटर पर सेकेंड।
बताओ चेंज क्या होगा। तो 60 में से माइनस कर देंगे सर, कितना 20, देखो यार 20, तो कितना आ जाएगा 40 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर, अब 40 ये रहा, को डिवाइड कर देंगे टाइम से 10, जैसे डिवाइड करेंगे 4 न्यूटन, क्या आ जाएगा अपना फोर्स। लो खत्म, आंसर आ गए सारे। ये तो और भी आसान है। तो क्लास इस तरीके से हमें करके जाना है, ठीक है क्लास। तो क्लास ये हमने फोर्स का एक क्विक रिवीजन देख लिया, रैपिड रिवीजन हो गया। किसी भी स्कूल में पेपर हो, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का हो, सीबीएसई हो, सिलेबस सारा सेम है। जब भी आप स्कूल के एग्जाम में जाएं तो इसको एज अ क्विक रिवीजन जरूर देख कर जाएं, आपको मजा आ जाएगा पेपर देखकर। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड, मुअस्सर।